हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट मैंने क्यों कहा? एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें ना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और ये कन्फ्यूजन क्यों होता है इसका एक कारण है एनसीईआरटी का इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2, जहां सेम टू सेम यही क्वेश्चन है और उसे उन्होंने बनाया है सिमिलर ट्रायंगल के द्वारा। अब बच्चों के मन में ये जनरली ये बात आती है कि भाई ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते और सीधे सीधे इसे सॉल्व कर देते। इसी कारण से इसमें उन्हें कंफ्यूज होता है और बहुत सारे लोग इसे डायरेक्ट राइट एंगल पर बना भी देते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि यदि तो उसने कोई रेशियो दिया हो आपको, जैसे सपोज साइन ए इक्वल उसने आपको दे दिया 3/4। अब देखो यहां पर कोई ट्रायंगल नहीं दिया गया आपको, सीधे साइन ए इक्वल 3/4 लिखा गया है, तो आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल पर बनाइए आराम से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो अप्लाई होती ही राइट एंगल ट्रायंगल पर है। आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए और उसके बाद रेशियो को इंडिकेट कीजिए, हाइपोटेनस निकालिए, हाइपोटेनस तो दिया ही है, एक और साइड निकालिए और जो रेशियो वो और मांग रहा है वो आप फाइंड कर लीजिए। लेकिन यदि वो कहीं पर या तो ट्रायंगल इंडिकेट करता है, जैसे सपोज यदि क्वेश्चन में लिखा गया है कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट एंगल B और C, कुछ भी, मतलब कोई ट्रायंगल ABC है उसमें एंगल B या C या A कोई भी एक राइट एंगल दिया गया है, ऐसा वो क्वेश्चन में जरूर लिखेगा कि राइट एंगल दिया गया है, तभी आप ये समझेंगे कि हमको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। क्योंकि आपको ट्रायंगल जब ABC दे दिया तो वो ट्रायंगल कैसा है इसके बारे में वो आपको जानकारी पक्का देगा। अब यहीं पर आप देखिए इस क्वेश्चन में कोई ट्रायंगल तो इंडिकेट है नहीं, लेकिन यहां लिखा है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल एंगल B। देखो यहां तो ये भी तय नहीं है कि ये एक ही ट्रायंगल के दो एंगल है, क्योंकि ट्रायंगल का नाम ही मेंशन नहीं है। और एग्जांपल नंबर 2 आप देखेंगे तो वहां दो अलग अलग ट्रायंगल लेकर के बनाया गया है। ये भी तय नहीं है कि ये एक ट्रायंगल है, ये भी तय नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो इसे फिर हम कैसे सोचेंगे, तो मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे आपको इसे बनाना है, और फाइनली यदि एग्जाम में ये आता है तो फिर हमें क्या करना होगा, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा सा ये लंबा लगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम में आपको क्या करना है। पहले आप समझ लीजिए पूरी बात, क्वेश्चन में क्या कहा गया है और कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। A एंड B आर एक्यूट एंगल। आप एक काम कीजिए, आप एक ट्रायंगल बनाइए इस तरह से, एक ट्रायंगल आप लीजिए और ये ट्रायंगल, इसका नाम यहां पर मैं लिख देता हूं ट्रायंगल A। एक मिनट, यहां पर मैं एंगल C लिख देता हूं, बिकॉज A और B तो एक्यूट एंगल दिया है ना, तो A और B को मैं एक्यूट रखता हूं और C अभी मेरे लिए डिफाइन नहीं है। देखो C राइट एंगल भी हो सकता है, ये मेरा केस फर्स्ट है, और C एक्यूट एंगल भी हो सकता है, और ये जो C है ये ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है। C कुछ भी हो सकता है, C के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। आप देखिए A और B को सिर्फ एक्यूट एंगल कहा गया है, तो C के बारे में कोई भी राय यहां पर ऐसी नहीं आप बना लेंगे कि ये राइट एंगल ही होगा या एक्यूट ही होगा या ऑब्ट्यूस ही होगा। हमें तीनों केस में इसको देखना होगा। कैसे?
ये जो ट्राइंगल मैंने यहां पर बनाया है और मैं ये ले लेता हूं कि सपोज सी मेरे लिए अभी राइट एंगल है। क्या है? सी मेरे लिए राइट एंगल है। चलो इस पर थोड़ा सा मैं इस तरह से कंसीडर करता हूं कि केस फर्स्ट है और एंगल इफ एंगल सी इज राइट एंगल, एंगल सी इज राइट एंगल सी मेरे लिए राइट एंगल हो गया। अब यदि एंगल सी मेरे लिए राइट एंगल हुआ है तब तो ये काम बहुत आसान हो गया, एंगल ए इक्वल एंगल बी प्रूव करना। कैसे? देखो उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें गिवन है हमारे लिए कि cos A इक्वल cos B। अब cos होता क्या है? B बाई एच। cos क्या होता है? B बाई एच। अब 90 के सामने तो हाइपोटेनस हो गया हमारा AB। तो यदि हम A देखें, एंगल A के लिए यदि हम लें तो एंगल A के लिए तो परपेंडिकुलर ठीक इसके सामने हुआ और बेस कौन हुआ फिर? यदि ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये फिर बेस हुआ, क्योंकि C के सामने हाइपोटेनस, ये जो साइड है मेरी ये हाइपोटेनस है, ये मेरे लिए परपेंडिकुलर है, तो फिर ये मेरे लिए क्या हुई? बेस। तो cos क्या होता है? B बाई एच। तो B मतलब यहां पर क्या? तो B हो गया AC और H मतलब हो गया मेरे लिए AB। तो ये हो गया कब? जब मैंने A को क्या माना था? A के लिए जब मैंने cos A का वैल्यू निकालना चाहा था तब मेरे लिए ये cos A इक्वल हो गया AC बाई AB। चलिए cos B पर आते हैं। यदि ये B के लिए मैं देखूं तो फिर तो मेरे लिए ये सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स अपनी जगह पर रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो यहां से B बाई एच क्या होगा मेरे लिए? यहां से होगा BC और हाइपोटेनस कौन है मेरे लिए? AB। तो इसको फिर से मैं हटा देता हूं, ये मैंने आपके इंडिकेशन के लिए लिखा था, समझाने के लिए। अब यहां डिनोमिनेटर दोनों हो गए कैंसिल, क्योंकि ये इधर आएगा तो इनटू में जाएगा, AB कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में आ गया AC इक्वल BC। अब किसी भी ट्राइंगल में, जैसे ये इन ट्राइंगल मेरे पास ACB है और यहां पर यदि दो साइड इक्वल आ गई, अपोजिट साइड इक्वल आ गई, तो ये इंप्लाइज करेगा कि अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल भी इक्वल, एंगल A इक्वल एंगल B, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। क्यों हो गए? तो ये हमको पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ऐसा इसको लिख देंगे। तो देखिए एंगल A इक्वल एंगल B प्रूफ हो गया। और जनरली लोग इसको ऐसे ही बना देते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट ट्राइंगल ही होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई राइट ट्राइंगल पर होती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में वो राइट ट्राइंगल ही हमेशा देगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखें, अप्लाई राइट ट्राइंगल पर होती है। जैसे यहाँ राइट ट्राइंगल है तो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किए हैं। ये मेरे लिए केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम बात करेंगे केस 2 पर, लेकिन वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको ये बताएंगे कि एग्जाम में आपको आखिर बनाना कैसे है। अभी आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ये डिसाइड कीजिएगा कि आपको इसके तीनों केस कैसे लगे और क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और एग्जाम में कैसे बनाएंगे ये तो मैं बताऊंगा ही आपको। अभी आप देखिए, हम बात करते हैं केस 2 पर। केस 2 क्या है? केस 2, केस 2, केस 2। अब हम यहां पर इस C को एक्यूट एंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक्यूट एंगल ले लेते हैं। A और B तो पहले ही एक्यूट था, C को भी एक्यूट ले लेते हैं। अब ये राइट ट्राइंगल है नहीं, इस पर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन इसे हम राइट ट्राइंगल बनाकर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। राइट ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? इसे राइट ट्राइंगल बनाने के लिए बस हमें एक परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ करना है, और वो हमने ड्रॉ कर दिया AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये भी 90, लीनियर पेयर से ये भी 90।
तो अब हमको दो राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बन चुके हैं। इसी चीज को एनसीईआरटी ने एक ट्राइंगल इधर कर दिया और एक ट्राइंगल इधर कर दिया, तो आप दो अलग अलग ट्राइंगल भी ले सकते हैं। एक हो जाएगा आपका CAD और एक आप कुछ और दे दीजिए PQ और B दे दीजिए, तो दो अलग अलग ट्राइंगल आप इसे करके बना सकते हैं। लेकिन आप बनाइए ऐसे ही समझिए, ज्यादा अच्छा समझ में आपको आएगा। हमने इसमें एक CD, इसमें एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर दिया। तो अब आप यहां पर देखिए हमें क्या गिवन है, फिर से आते हैं इसी बात पर। cos A इक्वल cos B, ये हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है? तो हमें गिवन है cos A इक्वल cos B। cos A का मतलब, फिर से आइए, यदि ये A है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस हो गया AD, तो हम यहां पर लिखेंगे AD, हाइपोटेनस हो गया मेरे लिए AC। इसी तरह cos B का वैल्यू यहां से देखिए, सामने परपेंडिकुलर ये, तो बेस क्या हुआ BD, तो ये हो गया BD, हाइपोटेनस क्या हो गया मेरा, यहां पर हाइपोटेनस हो गया मेरा BC, हाइपोटेनस क्या हो गया BC। अब ध्यान दीजिए यहां पर इन दोनों ट्राइंगल में आप देखो कि AD और AC इस सेम ट्राइंगल की साइड है और ये दोनों भी सेम ट्राइंगल की साइड है। अब हम चाहते हैं कि हम इन दोनों ट्राइंगल को कर ले क्या सिमिलर। यदि हम ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे तो उसके कोरेस्पोंडिंग एंगल को बराबर कर पाएंगे हम। सिमिलर ट्राइंगल की बात यदि मैं आपको याद दिलाऊं कि देखो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जैसे एक ये ट्राइंगल मैंने लिया, एक ट्राइंगल मैंने यहां पर ले लिया, एक ट्राइंगल सपोज इसका नाम मैं दे देता हूं ABC, एक हो गया DEF। अब ये सिमिलर होते हैं कब? या तो इनके दो एंगल इक्वल हो जाएं, तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो ही जाएगा। यदि दो एंगल इक्वल हो जाएं तो सिमिलर हो जाएंगे, या फिर तीनों साइड सेम रेशियो में आ जाए। तीनों साइड मतलब ये कि जैसे AB बाई क्या हो जाए DE, BC बाई क्या हो जाए EF और AC बाई क्या हो जाए DF। तो इस तरह से तीनों साइड सेम रेशियो में आ गई, मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो यही काम हम यहां पर करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड सेम रेशियो में आ जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए सिमिलर हो जाए। ये कोशिश हम यहां पर करेंगे। कैसे? देखिए यहां पर हमने दो साइड को सेम रेशियो में किया है, लेकिन ये दोनों एक ही ट्राइंगल की साइड है। जबकि ऊपर होनी चाहिए इस ट्राइंगल की साइड, तो फिर नीचे इस ट्राइंगल की साइड आनी चाहिए, जो यहां पर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई? बहुत ही आसान सा उपाय है, अल्टरनेंडो यूज करना होगा। अल्टरनेंडो मतलब कोना कानी चेंज, ये ऐसे। इस BD को आप यहां पर ले आइए, इन दोनों को ऐसे एरो लगा देते हैं, इन दोनों को बदल दीजिए। यहां लिख दीजिए BD को, यहां लिख दीजिए AC को, ये दोनों हो गए इंटरचेंज। इंटरचेंज तो कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इंटरचेंज क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये बदल गए। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर देखिए AD हो गई इस ट्राइंगल की साइड, नीचे BD हो गई इस ट्राइंगल की साइड, तो ये बाई ये इक्वल यहां पर देखिए AC हो गई इस ट्राइंगल की साइड और BC हो गई इस वाले ट्राइंगल की साइड। तो इस दोनों ट्राइंगल की दो साइड तो सेम रेशियो में आ गई। अब बची है तीसरी साइड CD, हमें इसके इक्वल में करना पड़ेगा CD बाई CD, क्योंकि CD इस ट्राइंगल की भी साइड है और CD इस ट्राइंगल की भी साइड है। कैसे करेंगे? इसको इक्वल ले लीजिए K। मान लीजिए सपोज ये हमने किसके इक्वल मान लिया? K के इक्वल। इसे हमने K के इक्वल कह दिया इसलिए क्योंकि ये दोनों का रेशियो सेम है, जो हमने किसके इक्वल मान लिया? K के इक्वल। अब जरा यहां से AD का वैल्यू निकालिए। AD का वैल्यू क्या होगा? देखो AD बाई BD इक्वल K हुआ ना, तो AD और BD चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां, तो ये हो जाएगा KBD, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। तो यहां से AC इसको भी क्रॉस में ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई KBC। इस तरह से हम AD और AC का वैल्यू निकाल चुके। अब AD और AC दोनों के वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं।
अब हमें निकालना है यहां पर CD बाई CD। अब देखो CD इस ट्राइंगल में क्या है, यहां पर ये परपेंडिकुलर है, इसको हम बेस ले लेते हैं, ये हाइपोटेनस है। तो आप देखो पाइथागोरस में h स्क्वायर इक्वल क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यदि मुझे परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना हो तो मैं कैसे निकालता हूं, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया एक, आपको पता ही होगा कि परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखो ये CD यदि परपेंडिकुलर है तो यहां पर हम कैसे लगाएंगे इसे, ये यहां पर रूट अंडर हाइपोटेनस यहां पर क्या है तो AC का स्क्वायर माइनस यहां पर क्या आ जाएगा बेस का स्क्वायर ऐसे, और बाई इसी तरीके से यहां पर भी आप देख लीजिए, यहां पर हम CD यही CD लेकिन अब इस ट्राइंगल में निकालेंगे तो फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया BC स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर वो क्या हो गया BD स्क्वायर। तो ये हमने यहां पर CD बाई CD का वैल्यू इस तरह से फाइंड कर लेना है। अब देखो आप यहां पर इसका, यहां पर हमने AC का वैल्यू निकाला हुआ है KBC, क्या निकाला हुआ है KBC का ये स्क्वायर हो गया, और साथ में AD का वैल्यू भी हमने निकाला हुआ है वो क्या है KBD, तो KBD का स्क्वायर यहां हो गया। और ये जो नीचे लिखा है एज इट इज इसको ऐसे ही नोट कर लेना है आपको, इसको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमारे पास AC और AD का वैल्यू था वो हमने यहां पर पुट कर दिया, इसका वैल्यू नहीं है, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब यहां पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, ये K का स्क्वायर और साथ में किसका स्क्वायर है BC स्क्वायर है, K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस यहां पर भी क्या हो जा रहा है K स्क्वायर और BD स्क्वायर, और बाई में कितना है रूट अंडर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल, इन दोनों में कुछ दिख रहा होगा आपको कॉमन, K स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया BC स्क्वायर माइनस माइनस BD स्क्वायर, और बाई इसको फिर जैसा है जस के तस वैसा ही उतार लीजिए। अब देखो बीच में है इनटू, तो K स्क्वायर को रूट के बाहर ले लीजिए, तो ये मेरा आ गया CD बाई CD, वही चल ही रहा है, K हमने बाहर ले लिया, क्या बचा अंदर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, बाई नीचे कितना है डिनोमिनेटर में तो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, इक्वल हो गया K। तो देखो CD बाई CD भी K के इक्वल आ गया, और AD बाई BD इक्वल AC बाई BC भी किसके इक्वल है K के इक्वल है। यदि मैं इसे 1 and 2 से इंडिकेट करूं तो फ्रॉम 1 and 2 से मैं ये कह सकता हूं ना यहां पर कि AD बाई BD इक्वल AC बाई BC इक्वल आ गया मेरा CD बाई CD। तो देखो ये तीनों साइड मेरी आ गई सेम रेशियो में, तीनों साइड सेम रेशियो में, इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड सेम रेशियो में आने का मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल मेरा कौन है ट्राइंगल ADC सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके ट्राइंगल BD और C के। ये देखिए ये दोनों ट्राइंगल हो गया सिमिलर किससे, तो बाई SSS सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा एंगल B के इक्वल, जो इंप्लाइज करेगा कि एंगल A किसके इक्वल होगा। देखिए ऐसे देखते हैं कैसे समझे A, देखो CD बाई CD, तो इस CD के सामने A है और इस CD के सामने B है, तो एंगल A इक्वल एंगल B, और इस तरह से प्रूफ हो गया कि दोनों एक्यूट एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ये था बच्चों केस नंबर 2। अब केस नंबर जो 3 है इसका, उसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बल्कि ऐसे ही एक ट्राइंगल बनाइएगा 3rd केस में,
केस थर्ड जो आपका है, ऐसे ही आपको ट्राइंगल बनाना है, लेकिन अब की बार सी को लिख देना है ऑब्ट्यूज। क्या लिख देना है? सी को ऑब्ट्यूज एंगल लिखना है। फिर इस पर भी तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा ऐसे, फिर तो ये दो राइट एंगल बनेगा। तो सिमिलरली आपको करना नहीं है, अब सीधा लिखना है सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। फिर हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए इक्वल एंगल बी ही होगा। तो ये तो बच्चों इस तरह से था क्वेश्चन। अब एग्जाम में तो इतना लंबा आप नहीं बनाओगे इसे, यही समस्या आपके सामने आएगी। तो कैसे बनाएं? तो आप सिर्फ केस 2 बनाइएगा। क्या बनाइएगा? केस 2 में तीनों ही कंडीशन को एक तरह से ये आपको फुलफिल करेगा इस तरह से, क्योंकि देखो चाहे एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूस हो सेम तरीके से बनेगा। और यदि सी राइट ट्राइंगल हो, उसके बावजूद भी आपने यदि परपेंडिकुलर दे करके फिर दो एक्यूट एंगल बनाया तो भी ये गलत नहीं होगा। अरे मान लीजिए ये राइट ही एंगल होता सी, और तभी भी यदि आप इस पर एक परपेंडिकुलर दे दे तब ट्राइंगल बनी रहे, तो ये केस 2 सफिशिएंट है। और यही एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया भी है। भले ही वहां पर दो अलग अलग ट्राइंगल के द्वारा दिखाया गया है, लेकिन बात तो सेम है, चाहे आप इसको ऐसे बनाएं या अलग अलग ट्राइंगल करके उन्होंने दिखाया है इसको। तो आप यहां पर इस केस को, केस 2 को बढ़िया से बनाइए, और यदि ये क्वेश्चन आता है तो ये आप केस 2 पर जो हमने बनाया है इसी को आप एग्जाम में बनाइएगा, और ये आपको एकदम होगा सही। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस पूरे क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, और यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इसे जरूर सही बनाइएगा।